जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एसएससी सीपीओ 2020 का प्रीवियस ईयर का जो मैथ था उसका सेक्शन हम करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। 50 के 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। कुछ दिन में इसका एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था तो उसको मैं क्या करता हूँ कि सीपीओ का कुछ साल का मैं प्रीवियस ईयर करा देता हूँ। उसके बाद सीएचएसएल का आप लोग करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 बाय 1 शिफ्ट का। तो मैं सोच रहा था कि सीपीओ का सबसे पहले 2020, 21 और 22 का तो मैंने करा के रखा है, तो 20 और 21 को मैं करा देता हूँ, जिससे आप अगर थोड़ा इस 10 दिन में आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो भाई इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि 2020 का जो 6 शिफ्ट है और 2021 का जो शिफ्ट है उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो जो जो लोग पहले से किसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं तो आप एग्जाम पिक्स पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सीपीओ 2020 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका धीरे धीरे करके वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जो मैं यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज इट इज पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ आपको सोल्यूशन भी रहेगा, आप वो सोल्यूशन देख पाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक वगैरह हो जाएगा तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो उसका पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा, करेक्ट सोल्यूशन, वो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको पिन कर दूंगा। क्योंकि अपने पास भी यार टाइम नहीं बचता है, क्योंकि मैं जो कि इसको देख पाऊँ कि कहाँ पर मैंने गलत किया है। ओके। बाकी कुछ यहाँ पर लिंक यूजर आईडी है, जैसे कि ट्विटर का हो गया, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप मुझे फॉलो वगैरह करना चाहे तो कर सकते हो। कुछ सवाल पूछना चाहो तो आप मैसेज भी कर सकते हो। बाकी अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हो तो एग्जामपिक्स contact@exampics.com, वहाँ पर जाकर आप मेल हमें कर देना, आपका जवाब मिल जाएगा। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जामपिक्स टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं। यदि 9 अंकों की एक संख्या है 7, 8, 5 आपके सामने ये दिए गए, जो कि 72 से विभाजित x-y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 72 को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, 8 और 9 से। जहाँ पर मुझे पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल हमें ये कहता है कि अंतिम लास्ट का 3 डिजिट जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि हमें सम करना होगा नंबर्स को और फिर देखना होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नंबर्स को लिख लेता हूँ, 7, 8, 5 एक्स, 3, 6, 7, 8 और वाई। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, क्या है, 7, 8 और वाई है। तो हमें जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 7, 8 और इसको 0 कर लूँ और 8 से यहाँ पर भाग लगाऊं तो 8 9 72 होता है, और हो जाएगा कितना आपका 6। तो 0 की जगह पे मैं क्या रखूं जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो भाई 0 की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो 8, 8, 64 डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमें ये चीज़ तो मालूम चल गया कि y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 4 रखना है। अब यहाँ पर मैंने 4 रख दिया y के स्थान पर। अब देखो, अब 9 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने आपको बताया कि सारे को सम करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6, 3, 9 इसको मैं हटा देता हूँ, और 8 और 5 13, 8, 7, 15, 15, 5 20, 20, 7, 27, ये भी 9 से कट जाएगा, हटा देता हूँ। और 8 और 4 12, 12 में क्या इस संख्या को जोड़ा जाए जो कि 9 से डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर हम 6 रख सकते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया भाई कि x माइनस वाई क्या होगा, x 6 है, y 4 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बोला गया है क्वेश्चन में कि आपके सामने एक नंबर बड़ा सा दिया गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया गया और इसका मल्टीप्लाई इससे किया गया। बोला गया कि 12 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम ऐसे करते हैं, जो इतने नंबर्स दिए गए सबके बटे में 12 से डिवाइड करके देखते हैं और फिर देखते हैं शेषफल किसमें क्या आता है। अगर मैं इस बड़े नंबर में 12 से डिवाइड करके देखता हूँ, आपको ये शर्माना नहीं है डिवाइड करने के लिए, 1433 जो बेसिक तरीका होता है डिवाइड का, आप वही करें, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आप ठीक से कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो 12 एकम 12, ये जो हो जाएगा 2 और 3, 12 एकम 12, ये हो जाएगा कितना आपका 1, और ये हो जाएगा 1, और ये 12 नवा 108 होता है, ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, ये 4, 12 दूनी का 24 होगा, ये हो जाएगा 10,
और हो जाएगा कितना आपका 3, 12 8 96, 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद आया 3, 12 6 72। तो भाई यहाँ पर जो शेषफल हमें बचा 1 बचा, क्या बचा शेषफल 1 बचा, इसको मैं मिटा देता हूँ 1। अब 1 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, 14 और 22 को 12 से डिवाइड करते हैं, एक बार में जाएगा 12, 2 2, 12 एकम 12, ये हो जाएगा कितना आपका 102, 12 8 96, हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचा 6 बचा। यहाँ पर जब मैं इसको 14 25 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, तो ये जाएगा 2, एक बार में 2 2, फिर 1 बार में 105, फिर 8, तो हो जाएगा कितना आपका 15 में 6 जाएगा 9। तो भाई यहाँ पर कितना बचा 9 बचा। अब जो देखो यहाँ पर शेषफल 1 बचा था, यहाँ पर शेषफल 6 बचा था, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 9। अब इनको एक बार और मल्टीप्लाई मैं करूंगा, इस सब चीज को मैं हटा देता हूँ, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो हो जाएगा 9 6 54। अब अगेन 54 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 12 5 60, यानी कि 4 बार में जाएगा, 14 में 60 जाएगा, कितना बचा 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आइए हम इसको करते हैं। देखिए अगर ऊपर में हम देखेंगे ना तो कुछ नंबर हमें कॉमन दिखाई दे रहे होंगे। देखो 635 इंटू 635 इंटू 635, और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 65। तो जो ऊपर में जो वैल्यू है अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ ए क्यू प्लस बी क्यू तो कोई बुराई वाली बात नहीं है भाई। अगर मैं नीचे में बात करूँ तो इसको ए मानूँ, इसको मैं कितना मानता हूँ, इसको बी मानूँ और इसको ए बी मानूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे में वैल्यू लिखी गई है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यही वैल्यू लिखा गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ ब्रेक करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें क्या करना है ए प्लस बी को ही करना है। लेकिन यहाँ पर देखो दिक्कत वाली बात क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज आप भूल जाओगे, वो ये चीज भूल जाओगे कि ऊपर में 2 यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इस चीज को हमें सही करना होगा। यानी करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, जहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि ऊपर अगेन 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब वही चीज आपको नीचे भी करना होगा, यानी कि देखो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर से, यहाँ पर ना 2 डिजिट का नंबर से अगर मैं इन चीज को हटाऊंगा यानी कि हटाना चाहूँ तो नीचे भी हमें क्या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 2 4 2 6 जीरो से। अगेन यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो भाई यहाँ पर भी करूंगा तो नीचे भी 6 आएगा ना, और फिर जब इनका एलसीएम लूंगा तो चीजें तो यही आएगी। तो नीचे में 6 से ऊपर में भी 6 से, तो ये चीजें क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगी। क्या होगी भाई आपस में कट जाएगी। ओके, तो जो हमारा वैल्यू आएगा क्या 6.35 को हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा किससे 3.65 से। ठीक है 6.35 से हमें प्लस करना पड़ेगा कितना 3.65, 5 5 10 6 3 9 10 6 3 9 10। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 10.00, ये वैल्यू कितनी है 10.00। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग हो रही है। वो मिसिंग क्या हो रही है, अगर मैं इसके नीचे 100 रखता हूँ फिर प्लस है और फिर यहाँ पर माइनस है, तो भाई ऊपर एक्चुअली में जो वैल्यू आएगी ना भाई वो 100 ही आएगा। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू आएगा वो 6 जीरो आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तक कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना आपका 3 जीरो। तो 2 जीरो तो यहाँ पर है, 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी 2 जीरो तो यहाँ पर न है और यहाँ पर 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 और इसके बाद एक और 3 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 0.10। तो 0.10 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 जीरो है और 2 जीरो और हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 जीरो जब और बढ़ाएंगे तो 0.01 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी भाई। क्या मैंने 200 मिटा दिया ना, 100 रहेगा यहाँ पर, 200 मैंने मिटा दिया था, 100 यहाँ पर रहेगा। तो ये चीजें क्या हो जाएगी 0.10 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके,
सिंप्लीफिकेशन है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। 40 - 3/4 ऑफ 32। तो सबसे पहले ऑफ का कार्यक्रम करते हैं। 4 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, और 40 - 24 करेंगे कितना हो जाएगा भाई 16। तो ऊपर में जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16 आएगी। अगर मैं 34 में से 6 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा कितना आपका 28, और 4 से काटेंगे तो 7 बार में 70 के 21, यानी 27 में से हम 21 37 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये भी आएगा कितना आपका 16। 16/16 यानी कि 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफिकेशन है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं तो सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट को ले लूं, फिर इस चीज को यहाँ से लेकर एक पार्ट को, और फिर यहाँ से लेकर एक पार्ट को। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करना चाहूँ तो क्या है आपका 6 × 2 यानी कि 12, और 3/12 करेंगे तो 1/4, फिर 8 - 1/4 करेंगे 32 - 1 कितना हो जाएगा आपका 31/4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी भाई 31/4 आएगी। इसके बाद प्लस है, अगर मैं इस चीज को सोल्व करना चाहूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, और 4/1 करेंगे तो हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पर भागा 8 है यानी कि 1/2 प्लस। अब यहाँ पर देखो डिवाइड है ना, डिवाइड है तो ये चीज क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो 8 चौका 32, और 32 चौका कितना होता है आपका 32 चौका 8, और 4 12 128, और 128 का 1/8 करोगे कितना हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 4 और 8 × 48 यानी कि 16। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी भाई 16 आएगी। अब क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है, कितना हो जाएगा 4, 31 प्लस 2 प्लस का 64, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 64, और 2 कितना 66, और 1 67, और ये कितना हो जाएगा 96 यानी कि 97/4। तो जो इसका आंसर आएगा कितना 97/4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त होता है, और वो 11 से विभाज्य भी हो। तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 15, 18, 36 से वो कौन सी संख्या है जो विभाज्य होने वाली है। तो 15, 18, 36 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे भाई। 15, 18 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे पता है कि 15, 18 का एलसीएम 90 होता है। अब 90 में क्या है 6 तो आ गया है ना, अब एक और 6 आना चाहिए, और एक और 6 यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 90 × 6 करेंगे तो 9 × 54 यानी कि 540 जो है वो संख्या है जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे। 9 को ऐड कर देंगे तो ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या बनेगी वो संख्या ये बनेगी कि अगर मैं 15, 18, 36 से मैं भी डिवाइड करूंगा तो ये संख्या तो डिवाइड होगी लेकिन 9 शेषफल देगी। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर इसी संख्या को 11 से विभाज्य करेंगे, लेकिन ये संख्या 11 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो जो संख्या बनेगी वो हमें ये बनेगी 540 × x प्लस में 9/11, ये संख्या बनेगी भाई। तो अब हमें ये बताओ कि वो कौन सी संख्या है जो कि 540 के निकटतम है, जो कि 11 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 11 × 44, 10 बचेगा 11 × 9 = 99 यानी कि 1, यही बचेगा ना भाई। अगर मैं 540 से एक बार कर ही लेता हूँ, क्या है दिक्कत है, बुराई वाली बात नहीं है। 11 × 44 हो जाएगा 0, 1, 11 × 99 यानी कि शेषफल 1 बचा। शेषफल कितना बचा 1 बचा। यानी कि हम इस संख्या को लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 539 प्लस में x प्लस में 9, ये वो संख्या है कि जो 11 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगी। अब 540 तो वो संख्या है जो कि डिवाइड हो ही जाएगी। अब हमें ये बताओ कि x + 9 यानी कि x के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या को रखे जो कि संख्या क्या होनी चाहिए 11 से विभाज्य होना चाहिए। 9 + 2 कितना होता है 11, यानी कि x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तब इसी 2 को यहाँ पर पुट कर देना है, तब ये कितना हो जाएगा 40 दूनी का 80 और 5 दूनी का 10 यानी कि 1080, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 9, तो हो जाएगा कितना आपका 1089। तो 1089 वो संख्या है जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त देगा, लेकिन ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2 नंबर हैं
जिनका अनुपात 7:11 है, यदि उनका एचसीएफ कितना 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का अगर फैक्टर किया गया होगा तो उनके जो कॉमन फैक्टर जो होंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुए होंगे, वो 28 हुए होंगे। अगर मैं 28 को इस 7 में और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों संख्याएं निकल कर आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि 28 गुना 7 जो है पहली संख्या होगी, और उसी तरीके से 11 गुना 28 करेंगे तो दूसरी संख्या होगी। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया है। हम 28 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 11 और 7 के बीच का अंतर 4 होता है, और 28 गुना 4 कितना होता है आपका 112। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाए तो इसको क्षेत्रफल में हुई कमी आपसे पूछा गया है। अब देखिए आयत का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की बात की गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 अगर पहले उसका एक साइड था तो अब घट के कितना हो गया आपका 89 हो गया। उसी तरीके से 100 था तो ये कितना हो गया आपका 89 हो गया। अब यहाँ से देखो एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा 100 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000, और 89 इंटू 89 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ऐसे भी कि भाई 9 गुना 9 इसको कर ही लेते हैं ना, 9 गुना 9 81, 8 9 72 और 72 कितना होता है आपका 72 गुना 2 कर दो, 4 7 दूनी का 14, 144 प्लस 8 करेंगे 8 4 12, 152 यानी कि 2 15 हुआ। और फिर हो जाएगा कितना आपका 28 64 और 15 5 4 9 6 1 7 7 9। तो ये रहा है आपका, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7921 आएगा। तो अगर मैं 10,000 में से 7921 को माइनस करता हूँ तो ये आएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा आपका 10,000 गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 20.79। तो जो कमी आएगी उनके एरिया में कितना 20.79 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत को कितने परसेंट कम करना होगा। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पहला चीज़ ये कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है आपका प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। उसी तरीके से मैं अगर प्राइस निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन। तो ये कुछ जो है ये सारे के सारे चीज़ों जो है ना इससे बना है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि करना चाहता है। यानी कि प्राइस क्या था, पहले जो है प्राइस 100 रुपये का 1 लीटर डीजल मिलता था, तो वही डीजल खरीदने के लिए आपको 116 रुपये खर्चने होंगे। लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि भाई नहीं नहीं मैं 116 रुपये क्यों खर्चने जाऊँ, मैं अपने जो एक्सपेंडिचर ना है उसमें 10% का ही वृद्धि चाहता हूँ। यानी कि व्यक्ति क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में भाई पहले तो मैं 100 रुपया खर्चता था 1 लीटर पेट्रोल के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा सिर्फ इसका 10% यानी कि 110 रुपये ही खर्चूंगा, 110 रुपये ही खर्चूंगा। तो आप बताओ कुछ से खपत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 116 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। व्यक्ति कह रहा है कि भाई पहले 100 रुपये मैं खर्चता था 1 लीटर पेट्रोल के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि 110 रुपये ही 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्चूंगा। तो जाहिर सी बात है कि इसे 1 लीटर से कम पेट्रोल दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कितनी है 116 रुपये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कंजम्पशन निकालेंगे, और अभी मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो होता है। तो ऊपर वाला क्या एक्सपेंडिचर आपका खर्च है, नीचे वाला क्या आपका प्राइस यानी कि आय, आप उसको आय बोल सकते हो, ठीक है। तो हम अब इस रेशियो का जो है रेशियो को अगर डिवाइड करना हो तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसका इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 और 100 दोनों में कॉमन आ जाएंगे, तो इसको मैं यहीं पर काट देता हूँ।
तो हो जाएगा कितना आपका 116 और ये हो जाएगा कितना आपका 110। यानी कि पहले जो था 116 यूनिट डीजल वो खर्च करता था, अब कितना कर रहा है 110 यूनिट डीजल ही कंज्यूम कर रहा है। यानी कि पहले 116 यूनिट डीजल कंज्यूम करता था लेकिन अब कितना कर रहा है भाई 110 यूनिट ही कर रहा है। कितना का कमी आ रहा है उसके कंजम्पशन में 6 का कमी आ रहा है। ओवर कितना आपका 116 गुना 100। तो यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ तो या फिर इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन में सारे डिजिट जो है अलग अलग है। तो 116 से आप 600 को डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 16 6 के 96 होता है और ये 696 हो जाएगा ना। तो 6 वाला जो ऑप्शन है आप उसको काट सकते हो। अब 6 से कम हमें वैल्यू देना है, 5 लेते हैं। तो 16 5 80 और 5 यानी कि 580 तो चला जाएगा, यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो 5 का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। हम कह सकते हैं कि उसके कंजप्शन में कितना का कमी करना पड़ेगा, 5.2% का कमी करना पड़ेगा, 5.2% का कमी करना पड़ेगा। अब देखो ये सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिंपल यही देखना है कि प्राइस पर फोकस करना है। प्राइस कितना बढ़ रहा है, 16% प्राइस बढ़ रहा है। जितना रुपये इसका प्राइस बढ़ेगा, जितना रुपये का इसका कीमत बढ़ेगा, अगर कीमत x% बढ़ रहा है तो अगर देखो कीमत अगर x% बढ़ रहा है तो पहले 100 कीमत था तब कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कीमत में 16% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कीमत 100 रुपये थी तब 116 रुपये हो गए। तो 116 रुपये होगा ना, ये आपका प्रीवियस यानी कि पहले का कंजम्पशन होगा, यानी कि पहले का जो खर्च करते थे वो होगा कंजम्पशन होगा, जो कंज्यूम करते थे। यानी तो 116 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि उसके वो अपने व्यय में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है फिर कमी कर रहा है। वृद्धि कर रहा है 10% का, तो जो 10% का वृद्धि कर रहा है यानी कि 100 से 110 वाला वैल्यू जो है वो होगी आपकी फाइनल कंजम्पशन, वो होगी क्या आपका फाइनल कंजम्पशन। ये आपका इनिशियल और ये होगा फाइनल। तो इतना सारा चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इन्हें समझाने के लिए लिखा हूँ। बस आपको ये इसी पर चलना है, किस पर, आपको इसी पर चलना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या 110 को x% कम करने पर प्राप्त जो परिणाम होता है 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त प्रतिशत के समान है। 650 का x%, 180 के x + 20% से कितना परसेंट अधिक होगा। नियरेस्ट इंटीजर तक आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाला है। एक क्वेश्चन में बोला है कि 110 को अगर हम x% बढ़ाते हैं, x% कम करने पर ये किसके बराबर होता है, आपका 50 को अगर मैं x% बढ़ाऊं इसके इक्वल में होता है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हो जाएगा कितना आपका 1100 और यहाँ पर माइनस का 11x। तो 1100 माइनस का 11x, यहाँ पर हो जाएगा 500 और हो जाएगा कितना आपका प्लस का 5x। ये यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 16x और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। 8 से मैं काटूँ 8 दूनी का 16 और हो जाएगा कितना आपका 75। माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ माइनस आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 75/2। आप 37.5 आप 37.5 भी इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर पढ़िए 650 का x%, यानी कि 650 x कितना है आपका 75/200, क्योंकि 75/100 करेंगे ना तो यहाँ पर 2 पहले से डिनोमिनेटर में 200 हो जाएगा, बराबर 180 के। अब देखो 75/2 और प्लस 20 इसको मैं ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 20 दूनी का 40 और 75 ऐड करेंगे 115। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 115 बटे में ये बटे में 100 आएगा 2 है तो कितना हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ से देखो आप ये और ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर मैं 5 से कटना चाहूँ भाई तो 5 से कटेगा कितने बार में 23 बार में, 5 से कटेगा ये 15 बार में, 3 से कटेगा कितना 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में। 65 5 कितना होता है 50 25 6 5 30 और 2 32 और 23 छका कितना होता है 36 18 6 दिन 12 1 13 138। तो जो संख्या था 325 था लेकिन अब कितना हो गया आपका 138 हो गया। कितना कम हो गया है तो 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 7, 11 में से 3 जाएगा 8 और ये बचा कितना आपका 2 में से 1 जाएगा 1, 187 ओवर कितना आपका 138 गुना 100। अब मैं क्या करता हूँ 8 7 15 16 ऐसे ही मैं डिवाइड करता हूँ 138 को किसे भाग लगा देता हूँ
138 को मैं 187 से भाग लगाऊंगा भाई। 138 को अगर मैं तो एक बार में जाएगा 138 हो जाएगा, 8 में से 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा कितना आपका, 7 में से 3 जाएगा 4 पॉइंट यहाँ पर और 0। तो अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाना चाहिए। आई थिंक 3 बार में जाना चाहिए। अगर मैं 3 यहाँ पर लिखता हूँ तो 8 का 24, 3 तरीका 9, 2 11, 3 तरीका 9 और 2 11 और 3 1 4, ठीक है। तो 1.3 समथिंग आएगा। तो 1.3 से हम क्या जूम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1.3 मान चलो एक मतलब कुछ भी आया यहाँ पर और इंटू 100 है। तो 100 मैं करूंगा तो यहाँ पर जो प्लेस में जो वैल्यू आएगी मान लो 130 आ रही है, ठीक है। 1.30 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 130 ही ना आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इसका परसेंटेज आएगा 130 के आसपास आएगा, 130 के आसपास। और 130 के आसपास देखो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर तक है तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना आपका 136%, 136% ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ए हो गया और ये बी हो गया। अगर बी का वेतन 5 है तो इससे 3 ज़्यादा ए का वेतन कितना है, 8 है। हमसे यही पूछा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट कम है। ये क्या सवाल है भाई। ए सैलरी इज 60% मोर देन बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी इज देयर, ठीक है। बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना ले से, 3 ले से, ओवर कितना आपका 8 इंटू 100। तो अगर मैं 4 से काटना चाहूँ तो 2 बार में कटेगा कितना, 25 बार में। तो 25 75/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 37.5%। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दुकानदार जो है एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु को 600 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 16% की फ्रैक्शन की बात करूँ तो ये होता है कितना आपका 4/25। करने का ये मतलब ये हुआ कि 25 के सामान को 4 कम यानी कि 21 में बेचता है। अगर इसे 8% अगर इसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता है तो 8% का लाभ होता है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2/25। यानी कि 25 के सामान को 2 ज़्यादा यानी कितने में 27 में बेचा होता तो इसे लाभ होता कितना का 8% का। अब देखो यहाँ से पहले केस में क्या है, सीपी तो सेम है, तुमको सेम करने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर एसपी रहा, पहले केस में एसपी 21 था, अब 27 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। और इस 6 के वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 666 रुपये। यानी कि इससे कितना है 110 गुना ज़्यादा है। तो जो हमारा क्रेमोन होगा वो भी इससे 110 गुना ज़्यादा होगा। और हमसे यही पूछा गया है ना कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो सिंपल इसका 12% हम निकाल देते हैं प्रॉफिट, यानी कि 110 गुना 25 के आपका सीपी आ गया। अगर हमें एसपी निकालना है 12% प्रॉफिट पर तो 112/100। तो अब यहाँ से जो कटने लायक है उसको कटा देते हैं। 25 चौका 100 कटेगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और 4 8 32। तो 11 8 88 और 11 दूनी 22 और ये 30, यानी कि 30-80 रुपये का आ जाएगा उसका विक्रयमूल्य आ जाएगा अगर 12% लाभ प्राप्त करना है तो। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट एकल छूट के कितने के समतुल्य होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a+b+c ऐसे करके होता है, या फिर 2-2 करके इसको कर सकते हो, पहले इसको करो और फिर इसको करो। तो आप यहाँ से अगर मैं 2 को लगाऊं x y माइनस का x इंटू वाई बटे में 100, तो ये हमें 2 बार करना होगा। तो अगर मैं इसको करके देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 39 माइनस का करेंगे कितना हो जाएगा आपका 17 दूनी का 34 और 17 दूनी का 34 और 4 38, यानी कि 3.84। तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4
और ये हो जाएगा आपका 3। अब इस 34.16 को हम क्या करना पड़ेगा, 11% से निकालना होगा। तो इसको करेंगे कितना, सारी चीज जो है इसी पर फॉर्मूले पर निकल रही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला को लिख दिया है। 34 + 11 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, और माइनस का 34.16 इंटू 11 बटे में 100। अगर मैं इसको करूंगा तो 4 1 5 हो जाएगा और 3 और 1 4, 45.16 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 66 और 11 और 6 कितना होता है 17, 11 चौक 44, 1 45 और 11 3 33 और 4 37। अब 2 जीरो ये वहाँ 2 जीरो ये हुआ, यानी कि -3.75। तो इसको मैं लिख देता हूँ 45 को 45 - 3.75, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर तक है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 41.25 का अप्रोक्स आएगा। और एक ही ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन नंबर सी जो है 42 के आसपास है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिस की है ना, तो उसको आप यहाँ पर ऐड करोगे तो जो वैल्यू है वही वो यही आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 42% के लगभग में ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन ये करे कि एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331.20 के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपये, तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो तरीका तो 2 तरीका है। एक तो जो तरीका है, यानी कि जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y माइनस का xy बटे में 100, आप यहाँ से जा सकते हो। दूसरा तरीका, आप यहाँ से ऑप्शन को पिकअप कर सकते हो और वैल्यू को यहाँ पर अगर 920 को हम 2 सक्सेसिव निकाल कर ऐड करोगे, अगर जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देगी ना, वही इसका ऑप्शन सही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक से करना चाहूँ, तो अगर मैं 2 x% की 2 छूट में है, क्योंकि प्रत्येक छूट x% की है, तब मैं यहाँ से करूँ कि x + x माइनस का x इंटू x बटे में 100, और ये किसके बराबर है अभी, ये आपका 31.20 के बराबर है। यानी करने का मतलब ये हुआ कि अगर x + x को मैं ऐड करूंगा 2x हो जाएगा, और 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो हो जाएगा कितना आपका 200x माइनस का x², और ये हो जाएगा कितना आपका 33120। ये चीज़ होगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यार, ऑप्शन से पुट करते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप ऑप्शन से पुट करो। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 20% के 2 छूट लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को रखता हूँ, तो 20 दूनी का 40 माइनस का 4 करूँगा, कितना हो जाएगा आपका 36% का एक्चुअल हमें छूट प्राप्त होना चाहिए। और टोटल कितना आपका 920। अगर 920 का मैं 36% यहाँ से निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं इसमें, तो 3 दूनी का 6 और 9 3 27 है। फिर 6 से करता हूँ, 6 दूनी का 12, 9 6 54, 1 55, 2 हो गया, ये हो जाएगा 6 5 11, 7 5 12, 1 13 और 1 2, यानी कि 231.2, सॉरी 331.2। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20%। अदरवाइज आप यहाँ से जाते तो फिर क्वाड्रेटिक बन रहा था, आप जैसा कि देख पा रहे थे। तो इसीलिए जो इस तरीके का क्वेश्चन होते हैं, बेटर तरीका ये होता है कि एक बार ऑप्शन से चेक कर लो। क्या हो सकता है कि आपका ऑप्शन नंबर एक ही मैच कर जाए, तो आगे चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप यहाँ से करना चाहते हो, तो फिर जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक दिखाया था ना, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक सोल्व कर लो, वहाँ से भी आपकी आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्षों के लिए निवेश करती है। देखो यहाँ पर उसको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है ना, 20,400 रुपये अमाउंट प्राप्त हो रहा है, और वो निवेश कितना कर रही है, 12,000 रुपये। तो हम यहाँ से इंटरेस्ट यानी कि एसआई निकाल सकते हैं। एसआई कितना हो जाएगा, 20,400 में से 12,000 को मैं माइनस कर दूं, तो जाएगा कितना आपका 8,400। और हमें रेट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, सभी जानते हैं, एसआई गुना 100 बटा में प्रिंसिपल इंटू रेट। एसआई कितना आपका 8,400 मल्टीप्लाई 100 बटे में रेट आपका 10 है, और प्रिंसिपल कितना है 12,000।
तो जो 3 जीरो है यहाँ से मैं काट सकता हूँ और एक जीरो यहाँ से काट सकता हूँ, तो 12 गुना 7 84। तो जो टाइम आएगा कितना 7 ईयर का आ गया। ऑप्शन नंबर बी होती है। तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्षों में इतना रुपये और 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है। तो रेट बताना है। अभी देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 और 5 के बीच में डिफरेंस एक साल के है ना, तो सी आई निकालो या फिर एस आई निकालो, भाई बात एक ही है, यानी कि एस आई और सी आई दोनों एक ही होते हैं। अगर यहाँ पर गैप 2 का होता तो फिर हमें रूट लेना पड़ता, गैप 3 का होता तो हमें क्यूब लेना पड़ता, गैप 4 का होता तो इसका 4 रूट लेना पड़ता। क्योंकि गैप 1 का है 4 और 5 के बीच में, तो हमें कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब देखो ये क्या है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है, ये भी अमाउंट है। लेकिन आप हमें ये बताओ कि 4 सालों के बाद ये अमाउंट हो रहा है, 5 सालों के बाद ये अमाउंट हो रहा है। अगर 5वें साल की से पहले अगर 5वें साल पे जाऊं तो उससे पहले यानी कि 5वें साल के लिए प्रिंसिपल तो आपका यही होगा ना। 5वें साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा आपका, ये होगा, और अमाउंट आपका ये होगा। तो सिंपल आप माइनस कर सकते हो यार, 8469.44 और इसको माइनस कर लो आप कितने 7562 से। तो आपका यहाँ पर ब्याज निकल कर आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, यहाँ पर 660, 14 में से 5 जाएगा 9, तो 907.44। अब देखो डिफरेंस एक का मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंस एक का यानी कि 1 साल का ब्याज हमें यहाँ से निकाल सकते हो। तो ब्याज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट अपॉन में ब्याज सॉरी रेट इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई, यानी कि कितना आपका एस आई 907 है बटे में आपका प्रिंसिपल कितना है 7562 और टाइम कितना है 1 साल, क्योंकि गैप यहाँ पर 1 साल का है, इंटू 100। अब यहाँ पर 2 साल का रहता तो आपको ऐसे नहीं निकलना पड़ता भाई, उसमें क्या होता है कि स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर अगर 3 रहता है गैप तक क्यू रूट लेते हैं। मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए सी आई और एस आई इक्वल होते हैं, बाकी अगर 2 साल का गैप होता है तो फिर डिफरेंट जो कहानी है वो अलग हो जाती। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो देखो ये पॉइंट से मैं इस 100 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और एक बार ऐसे करते हैं ना 7562 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ किसमें 90744 में। तो अगर मैं यहाँ से एक बार में इसको ले जाऊँ तो 7562 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा कितना 1 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ पर 4। तो देखो 2 से चला जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर यानी कि लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट दोनों मैच कर रहे हैं, तो 2 से चला जाएगा भाई। और पॉइंट में भी ऑप्शन नहीं है तो 3 से ले जाएंगे तो फिर इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 12% जो है रेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगेन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर सीआई के केस में यहाँ पर 4 साल रहता और यहाँ पर 6 साल रहता तो भाई चीजें अलग हो जाती, ठीक है। वहां पर चीजें क्या होती अलग हो जाती। वहां पर हम क्या करते हैं इसके बटे में ये करते हैं, फिर कटाते, फिर वहां पर क्या लेते उसका स्क्वायर रूट लेते। अगर यहाँ पर 3 रहता तो उसका क्यू लेते। अगर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर यहाँ पर गैप ज्यादा का हो यानी 2 3 4 साल का गैप हो तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर एन। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योगफल आपसे पूछा गया है। अगर मैं 7 वर्ष पहले की बात करूं, ए और बी इनकी आयु का रेशियो 4:5 था, ये प्रेजेंट की लाइन है। 8 वर्ष बाद की मैं बात करूं तो इनकी आयु का रेशियो 9:10। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूं तो 1 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस इक्वल करने की जरूरत तो है नहीं। तब देखो यहाँ से 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 8 वर्ष इधर और 7 वर्ष उधर। अगर दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ रहा है 8 और 7 15 का है, यानी कि 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3। अब चाहे तो 8 वर्ष बाद से आप निकाल लो या फिर 7 वर्ष पहले से निकाल लो। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ या फिर अगर मैं 8 वर्ष बाद से निकालना चाहूँ दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, तो 10 और 9 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 19, 19 गुना 3 करेंगे 57। लेकिन ये 8 वर्ष पहले की 8 वर्ष बाद की आयु है, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, कितना 16 माइनस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना आपका 1 और हो जाएगा कितना आपका 4। तो दोनों का आयु का योगफल कितना होगा 41, ऑप्शन नंबर सी। 16 वर्ष क्यों माइनस किया कि 8 वर्ष ए का और 8 वर्ष बी का, यह बाद का आयु है तो 16 वर्ष में
इसलिए माइनस करना पड़ता। अगर मैं इससे निकालता तो 16 वर्ष हमें ऐड करना पड़ता। 5 और 4 9, 9 गुना 27, 9 गुना 3 27, और 27 और 16 करेंगे कितना होगा आपका 41। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक आ गया है कि ए, बी और सी क्रमशः इतना, इतना और इतना के रुपए में निवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का जो हिस्सा है कितना 5200 रुपये है, तो तीनों द्वारा एक साथ प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो एक चीज तो आप जानते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। जिस इन्वेस्टमेंट में आप क्या करोगे, निवेश करोगे, जिस रेशियो में आप निवेश करोगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट प्राप्त होगी। तो अगर मैं इनको काट दूं, ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो लेना चाहूँ तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 5 से कटना चाहूँ तो हो जाएगा कितना आपका 5 दूनी का 10, 5 7 35, 5 25, ये हो जाएगा आपका कितना 5 दूनी का 10, 5 15 पे जाएगा, 5 15, 5 दूनी का 10, 5 25, ये हो जाएगा आपका 5 15, 5 7 35, 5 25। अगेन अगर मैं 5 से काटूँ, 25 से कट जाएगा क्या, 25 से ये कट जाएगा वैल्यू, 25 12 ये भी कट जाएगा, और ये 25 से 7 में से 5 गया तो ये भी कट जाएगा। तो मैं 25 से इसको काट लेता हूँ। 25 से मैं जब इसको काटूंगा तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना आपका 1, 11 बार में जाएगा। इसको मैं काटूंगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना आपका 1, और ये हो जाएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15 यहाँ पर आया था ना, इसको काटने के बाद 15 आया था, इसको काटने के बाद 13 आया था, और इसको काटने के बाद 11 आया था। तो हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 11, 13 और 15 है, और बी का में जो वैल्यू है ना जी, हमने अभी आपको बताया कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है ना वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तब यहाँ से देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी जो है बी का प्रॉफिट या फिर इन्वेस्टमेंट का है कितना 13 है, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है 5200 रुपये, यानी कि इससे 400 गुना ज्यादा है। हमें पूछा गया है तीनों का प्रॉफिट कितना होगा एक साथ, तो हो जाएगा 5 3 8 1 9 और 1 2 3 गुना 400, और 900 का 36, 36 12 3 15, तो 15,600 रुपये जो है तीनों का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, पहले 4 संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, पांचवी और छठी संख्या का औसत आपसे पूछा गया है। मैं यहाँ पर करता हूँ, बोला गया है क्या 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई 35 है, और पहले 4 संख्याओं का एवरेज ये कितना है, ये आपका कितना है 40 है। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल 12 संख्याएं हैं हमारे पास, तो 12 संख्याओं का हम एवरेज क्या करते हैं 39 मान लेते हैं। अब यहाँ से डेविएशन में निकालता हूँ, 39 को 35 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये क्या है माइनस का 5 कम है, और किस पे 5 संख्याएं पर, सॉरी माइनस का 4 कम है किस पर 5 संख्याओं पर। उसी तरीके से मैं इसका डेविएशन निकालू 12 से 40 का, तो यहाँ पर क्या है एक ज्यादा है 39 से एक 40 ज्यादा है, यानी प्लस का 1 ज्यादा है किस पर 4 संख्याओं पर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4। तो जो 3 संख्याएं बच गई, अगर मैं उनका सम निकालना चाहूँ तो 3 संख्याएं बच गई, तो उसका सम हमने एवरेज कितना मान के रखा है 39 मान के रखा है, एवरेज 39 मान के रखा है भाई। तो हो जाएगा कितना आपका 39 मल्टीप्लाई 3, और देखो यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर प्लस का 4 है। अगर इन दोनों को मैं डिफरेंस होगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 16। जब माइनस का 16 यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो पूरा एवरेज है ना इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस लाते हैं, प्लस का 16। अगर यहाँ पर प्लस का 16 आता तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए माइनस लाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 117 और 16 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 133। तो ये 3 संख्याओं का सम आ गया 133। ध्यान रखें कि ये 3 संख्याओं का सम आया है भाई, 3 संख्याओं का सम 133 आया है। अब जो हमें संख्याएं बोली गई है कौन कौन संख्याएं है, 5वीं है, 6ठी है और एक 7वीं संख्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम और 7वीं से 5 अधिक है। अगर मैं 6ठी संख्या को x मानता हूं
तो इसको मानना पड़ेगा x माइनस का 6, यही ना मानना पड़ेगा, या फिर ऐसे करते हैं, इसको ना मानकर मैं x इसको मानता हूँ सतवीं संख्या को। अगर मैं सतवीं संख्या को x मानूंगा तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए, और ये संख्या x प्लस 6 होना चाहिए, सॉरी x प्लस 11 होना चाहिए, तो 5 का डिफरेंस आएगा। अगर इनका डिफरेंस देखूंगा तो 5 का होगा, 6 का डिफरेंस होगा यहाँ इनका, और अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस देखूंगा तो कितना का है, 5 का, तो सेटिस्फाई हो गया। अब 3x प्लस कितना हो जाएगा आपका 16, 3x प्लस 16 बराबर कितना है आपका, तीन संख्याओं का सम 133। तो यहां से अगर मैं 16 का माइनस करूंगा तो 3x इक्वल्स हो जाएगा 117, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 39। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 39 आ गई। अब यहां से देखिए x की वैल्यू 39 आ गई, तब बोला गया पंचवी और छठी संख्या का एवरेज, तो पंचवी संख्या से निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 5 14 44, और छठी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 50 बटे में 2, तो हो जाएगा कितना आपका 94 बटे में 2, तो हो जाएगा कितना 47। तो छठी और पांचवी का एवरेज कितना आएगा 47, ऑप्शन नंबर डी। अदरवाइज आप बेसिक से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, हो जाएगा, पर यहाँ से करोगे तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा। क्वेश्चन ये कर रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज वेट है कितना 65 किलोग्राम है, a और b का एवरेज वेट कितना है 63.5 है, a और c का एवरेज वेट कितना है 67.5 है, a का वजन आप हमें बताइए। a प्लस बी प्लस सी का अगर एवरेज वेट आपका 65 है तो टोटल वेट की बात करो तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 15, 18 1 19 195। a प्लस सी का मैं वेट की बात करूँ तो हो जाएगा 63.5। अगर मैं पूरा वेट की बात करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 0, 3 दूनी 6 7 और 6 दूनी का 12 127। उसी तरीके से a प्लस सी की मैं वेट की बात करूँ, सॉरी a प्लस बी की वेट, ये क्या था a प्लस बी का था, अगर मैं a प्लस सी का वेट की बात करूँ तो हो जाएगा 67.5 मल्टीप्लाई टू ये कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 1 15 6 दूनी 12 1 13 135। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि ए का वजन कितना होगा, तो ए का वजन कैसे निकलेगा, बी और प्लस सी का वजन हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो ए का वजन निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से बी का वजन निकालना चाहूँ तो ए प्लस सी का निकालना हमें से घटाना पड़ेगा, ए प्लस सी का 135 है, टोटल 195 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी का जो वजन आएगा वो आएगा 0, और हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6। इसी तरीके से सी का मैं वजन यहाँ से निकाल सकता हूँ, सी के निकालने के लिए मैं ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 8 में से 2 जाएगा 6। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 128। अब 195 में से 128 को मैं माइनस करूँगा तो हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचा कितना आपका 8 में से 2 जाएगा 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर इसका 68 है, इसका 60 है और टोटल 195 है, तो भाई इसका कितना होना चाहिए 67 होना चाहिए, क्योंकि 8 7 15 और 6 6 12 18 1 19। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ए का जो वजन होगा वेट होगा कितना 67 kg। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए बी के तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है, वे एक साथ किसी कार्य को 13 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी है, ए जो है बी से 2 गुना ज़्यादा वर्क एफिशिएंट है, यानी कि अगर बी 1 है तो ए जो है 2 है, और ये दोनों ये इनकी एफिशिएंसी है भाई। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो इनका टोटल एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, और टाइम इन लोगों ने कितना ले रहा है 13 दिन, तो हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमसे बोला गया कि बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क अपन बी का एफिशिएंसी करेंगे तो बी जो है इस काम को 39 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को लाया गया और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी अकेला उस कार्य का 60% बाकी कितने दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी जो है अलग अलग बोल रहा है ना, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 5 दिन में करता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ यहाँ से, इन दोनों का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 10, तो ए का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा।
बोला गया कि इन दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया भाई, 2 दिनों तक काम किया। तो अगर टोटल एफिशिएंसी 3 है और इन्होंने 2 दिनों तक काम किया तो कितना काम किया, 6 काम किया। अगर 10 में से मैं 6 निकाल दूं तो जो रिमेनिंग वर्क बचेगा भाई वो कितना बचेगा, 4। अब इसके बाद बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया, और कार्य जो है अगले 3 दिन में समाप्त हुआ। अगर मैं कार्य जो है अगले 3 दिन में समाप्त होता है तो 4/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, 1 सही 1/3 एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ए प्लस सी की। यानी हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस में सी का जो एफिशिएंसी है 4/3 है। तो आप हमें ये बताओ कि अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो सी का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, सी का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3। हमसे बोला गया है कि ये जो टोटल वर्क है ना इसका 60% सी जो है कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 10 का 60% बटे 100, और सी का एफिशिएंसी चूंकि 1/3 है तो 3 तो यहाँ पर चला जाएगा, भागा में ही होगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 से 20, ओहो 3 सॉरी यहाँ पर आएगा क्योंकि 1/3 है ना, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 36 18। तो सी जो है इस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा, किसका, 60% भाग को 18 दिन में कंप्लीट करेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 15-18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने में दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने दिन में भरेगी, कितने घंटे में भरेगी। तो देखो वही चीज है कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है अगर, और दूसरा व्यक्ति किसी काम को y दिन में करता है, दोनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा था कि x y अपन में x प्लस वाई। तो ये केस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 गुना 18 बटे में x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 2 1 3 33। 3 से मैं काटूंगा तो 5 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में, 90/11। इसका मतलब ये होगा कि 8 सही 2/11 घंटे में, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी जो है उसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। तो पाइप ए जो है किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, बी जो है उसी टंकी को 24 घंटे में, और सी जो है उसी टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। मैं इसको माइनस में डिनोट करता हूँ खाली करने वालों को। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इनका एलसीएम के तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 16 और 24 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 में 4 आता है यानी कि 48 में क्या क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 40 में 8 इंटू 5 हो जाएगा, तो 8 तो हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, 48 इंटू 5। तो 48 इंटू 5 जो है ये आपका टोटल टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहूँ तो 8 5 40, 5 का 20 और 4 24 240। 16 से अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो हो जाएगा कितना आपका, 16 एकम 16, 14 में से आ जाएगा से यानी कि 15 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। हाँ भाई इनकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ गई। अब बोला गया है कि 10 घंटे तक तीनों पाइप कार्य करते हैं यानी कि 15 प्लस 10, ये 6 क्या है, माइनस वाला है तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 25, और माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 19। तो 19 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 10 घंटे काम किया तो 190 यूनिट जो है टैंक भर गया। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, 240, 190 भर गया तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ से 240 में से 190 माइनस करेंगे 0, 14 में से 9 जाएगा 5, 50 यूनिट जो है टैंक रिमेनिंग बच गया। अब यहाँ पर ए को बंद कर दिया गया है, अब बी और सी कार्य कर रहे हैं तो बी का एफिशिएंसी 10 है और सी का एफिशिएंसी 6, लेकिन ये सी वाला खाली करने वाला तो माइनस होगा तो 10 माइनस 6 करें कितना होगा आपका 4, तो हो जाएगा कितना आपका 25/2। इसको आप लिख सकते हो 12 सही 1/2 घंटे में। तो जो शेष टैंक है 12 सही 1/2 घंटे में भरेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। ए अपनी चाल दुगनी करता है, वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।
ठीक है भाई, ये कहाँ में पूछा गया तो ए पर ही फोकस करेंगे। ये जो है अपनी चाल को, अगर ए की मैं स्पीड की बात करूँ तो पहले इसकी स्पीड 1 थी, तो अब क्या कर रहा है कि 2 कर दे रहा है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा जस्ट उसका जो रिवर्स जो है टाइम का रेशियो होगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1 यानी कि पहले जो है ए को किसी डिस्टेंस यानी कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 घंटे का समय लगता था, तो अब 1 घंटे का समय लग रहा है। अब मान लो यहाँ पर है बी, बी का जो है यूजुअल टाइम आपका ये है। बोला गया है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। यानी कि ये जो है भाई, ए जो है बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है, 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लेता है। लेकिन जैसे ही ए की स्पीड डबल होती है वो बी से क्या होता है, 1 घंटे कम समय लेने लगता है। यानी कि अब ये क्या करे कि बी से 1 घंटे कम समय ले रहा है। बी का यूजुअल स्पीड आपका क्या था, ये था, ये जो बॉर्डर लाइन आपको दिख रही है ना, बी का ये यूजुअल स्पीड था। जब यूजुअल स्पीड था तो ए जो है बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय ले रही थी। लेकिन जैसे ही ए की स्पीड को मैंने दुगना कर दिया, ये ट्रेन बी से क्या कर रही है कि 1 घंटे कम समय में अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जा रही है। तो टोटल टाइम में गैप कितना क्या है आपका, 1 घंटा यहाँ पर, 2 घंटा 30 मिनट यहाँ पर, यानी कि टोटल 3 घंटे 30 मिनट का गैप आया। और यहाँ पर रेशियो में कितना गैप है, 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 घंटे 30 मिनट। हमें बोला गया है कि ए का, आप बताइए कि ये जो है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 3 घंटे 30 मिनट, तो ए को टाइम लग रहा है 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए आपकी, 7 घंटे। अगर यहाँ से आपकी स्पीड पूछता है कि भाई ए का स्पीड बताइए, तो 40/7 कर देते, तो यहाँ से ए की स्पीड निकल कर आ जाती। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि बी कितना समय लग रहा है ले रहा है, तो बी का यहाँ से समय आप निकाल पाते, और बी का आप यहाँ से स्पीड भी निकाल पाते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक्स रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि वाई रेलगाड़ी की लंबाई एक्स रेलगाड़ी की लंबाई की 2/3 है, तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई कितनी होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 और S2 का एडिशन होगा, यानी कि S1 और S2 का डिफरेंस नहीं एडिशन होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में हम निकालते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 और 7 और 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर देखो टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, और जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा कितना आपका 8×7 से 126। अब देखो ये रिलेटिव स्पीड आ गई, और यहाँ पर क्या है टाइम है, तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। स्पीड इंटू टाइम में इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस। तो हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया हुआ कितना, 420 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये टोटल यानी कि रेलगाड़ी 1 और रेलगाड़ी 2, रेलगाड़ी एक्स और रेलगाड़ी वाई, दोनों को कंबाइंड जो दूरी है ना, दोनों के कंबाइंड जो लेंथ है वो हमें निकल कर है, सॉरी यहाँ पर 420 मीटर। अब यहाँ पर देखो हमें बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि x की लंबाई जो है y की 2/3 है। हम यहाँ से x कर सकते हैं, और यहाँ पर y, अगर y की लंबाई 2 है तो x की लंबाई 3 होगी। x का 2/3 निकालेंगे तभी तो 2 निकलेगा। तो यहाँ से देखो अगर 3 और 2 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निकल गई, 420 मीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 84 मीटर। हमें बोला गया है कि x की बताइए भाई, तो x की कहाँ कितना है, 3 यूनिट है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 24 25 252 मीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x गाड़ी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 252 मीटर। और आपसे पूछता कि y की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो जस्ट आपको 420 में से 252 माइनस कर देना है, तो y की लंबाई भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। क्वेश्चन ये दे रखा है कि a² + b² + c² 216 है, 12 × a + b - 2c की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वे कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पर इसको एज इट इज मैं लिखता हूँ कि a² + b² + c² + 216 बराबर 12a + 12b - 24c।
अब इन सबको मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216। 216 को मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस में आ जाएगा ना, यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में लिखता हूँ, माइनस का 12a, ये इधर लाएंगे तो माइनस का 12b, ये इधर लाएंगे तो प्लस का आपका 24c। अब यहाँ पर 216 बच गया तो प्लस 216 यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें फैक्टर को फाइंड आउट करना है। मैं पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि आप अगर अगली बार इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर पाए। तो जो a वाला वैल्यू है उसको एक साइड में लिखता हूँ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 12 है। अब देखो माइनस का 12 है भाई कब आएगा, आप सोचो कि माइनस का 12 है कब आएगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये चीज तो आप सभी को मालूम होगी, हर व्यक्ति को। अब हमें ये बताइए कि जो इसका कोफिशिएंट होता है और ये जो y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है और 2 से, यानी कि x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो आती है। अब चूंकि यहाँ पर 12a है, इसका मतलब साफ है कि a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर 12 है तो 12, यहाँ पर 2 तो पहले मौजूद होगा। 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 12 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो यानी कि 6 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें 6 मिल रही है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस का 6, इसको मैं लिख सकता हूँ। उसी तरीके से भाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर माइनस का 12 है, अगेन माइनस का 12 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, ओहो बी के वैल्यू, तो इसको 36 लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि छोटा बी के वैल्यू है और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी 12 है तो यहाँ पर भी प्लस का 36 होना चाहिए। अब देखो बच गया क्या, 36 और 36 72। अगर मैं 216 में से 72 को माइनस कर देता हूँ तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 और ये बचेगा 144। अब सी की हम तरफ आते हैं तो सी लिखा गया यहाँ पर सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस का 24c। अभी प्लस देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं c प्लस समथिंग जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी होल स्क्वायर लिखा गया है, क्योंकि देखो प्लस 2ab कब आता है, जब ये स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस कब आता है, जब ये माइनस होता है। तो प्लस 24 कब आया होगा, सी का तो कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 24 है और 2 पहले से मौजूद है। यहाँ पर देखो 2 क्या है, पहले से मौजूद है। तो अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा 24 के तो 12 आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर c प्लस में 12 का होल स्क्वायर लिखा गया है, c प्लस में 12 का होल स्क्वायर। तो भाई 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 144। देखो यहाँ पर माइनस किया था ना मैंने 144, तो 144 आ गया। अब देखो 144, 36 और 36 ऐड करोगे तो 216, यानी कि सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। इस चीज को मैं मिटा सकता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई कि अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आप यहाँ से कर सकते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस का 6 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि b माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो c प्लस का 12 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से आप कर सकते हो कि a की वैल्यू निकल कर आएगी +6, b की वैल्यू निकल कर आएगी +6 और c की वैल्यू निकल कर आएगी -12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तब a और b कितना है, 6 गुना 6 करेंगे 36 BC। अब ये देखो c माइनस में और यहाँ पर भी चीजें माइनस में दी गई है, हम कह सकते हैं कि 12 गुना 6 कितना होता है 72, और माइनस का 72 ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 72। ओके, यहाँ पर माइनस है, उसके बाद c ये है। अब देखो 12 ये है और ये 36 है, 12 ये है और ये 6 है आपका, ठीक है 12 ये है और ये आपका 6 है, तो 12 गुना 6 का 72 होगा। भाई कहीं पर तो कुछ मिस्टेक वगैरह हो रहा है, हमें लग रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक लग रहा था हमें, ठीक है। तो मैंने ऑफिशियल आंसर किसी इसको वेरीफाई किया तो यहाँ पर प्लस दिया गया था, क्योंकि भाई लग रहा था क्योंकि मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर 72 144 और 36 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन भी इस तरीके से नहीं दे रखे, तो हमें लग रहा था कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अब देखो यहाँ पर सी है -12 और ये प्लस है, तो ये माइनस होगा और प्लस पहले से था, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है -12 गुना 6 72।
और ये 72 और प्लस 72, -72 प्लस 72 कट जाएगा, रूट के अंदर 36 आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 6। तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा भाई, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया था। अगर प्लस न दिया रहता हो तो आंसर दूसरा आता, 72 72 144 करते और फिर 36 को ऐड करते तो हो जाता 6 4 10 4 3 7 1 8 180, रूट 180 का आप निकालते थे, वो आपका आंसर होता। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकी बनाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी आसान होते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। तो अगर आप यहाँ से मेरे नज़रिए से देख पाओगे कि अगर आप इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो तो क्या अंतर है भाई। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो सिंपल ये चीज़ ये लिखा गया है कि x का क्यू माइनस का y का क्यू, और इसके बड़े डिवाइड का मतलब बटा ही होता है, x माइनस का y लिखा गया। तो सिंपल आप इसको तोड़ दो भाई कि ये होता है कि x माइनस का y होता है और ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बटे में x माइनस वाई तो पहले से। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलरेडी कटी जाती है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करके। बस इसमें 2xy नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसके फॉर्मूले में 2xy नहीं आता है, सिर्फ xy आता है। तो भाई यहाँ से कर सकते हो आप ना, आप इसका स्क्वायर कर लो। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 5x, माइनस तो हमें देना नहीं, देखो हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा भाई, इसको अकॉर्डिंग चल रहा है। x की जगह पे क्या है, रूट 5x है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5x, माइनस है तो इसको हमें नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ पर प्लस आता है तो हो जाएगा क्या आपका √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3y। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर रूट है कर रहे हैं कि xy है, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा प्लस का √15xy। और इसके बराबर में हमें क्या लिखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हो, इसके बराबर में लिखा गया हमें ax² प्लस में bxy by और प्लस में cxy। तो ये सिंपल होता है, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो ना। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, और यहाँ पर देखो ये वैल्यू है, स्क्वायर छूट रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्वायर छूट रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ए का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही ए की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि ए की वैल्यू 5 आ गई है यहाँ से। उसी तरीके से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, और उसी तरीके से सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आप उसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँ तो 5 × 3 15 होता है, प्लस का ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा माइनस का √15 × √15 क्या हो जाएगा आपका 15, ये 15 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 3 आंसर। तो बोले ना, इस तरीके का जो क्वेश्चन होते हैं काफी आसान होता है, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए कि किस तरीके से आप देख कर इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज भाई अगर आप इसको देखते रहोगे तो सॉल्व नहीं होगा, जब तक आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 आप कर ना लो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल्स टू 194, और x जो है 0 से बड़ा है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x की। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई है ना, आपको x प्लस 1/x के पावर 4 लिखा गया है, और इसकी वैल्यू क्या है 194 है। तो पावर 4 से पावर 2 में आने के लिए x के पावर 2 प्लस में 1/x के पावर 2 लाने के लिए इसको क्या करेंगे 194 प्लस में 2 करेंगे, तो ये 196 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 कितना जाएगा 196 14 का होता है। उसी तरीके से मैं पावर 1 में आना चाहता हूँ तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में 2। तो यहाँ से जब इसको करूंगा तो x प्लस 1/x कितना जाएगा आपका 4, क्योंकि 16 का रूट 4 ही होता है ना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी के अंदर एक वृत्त खींचा गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखा के रखा है यहाँ पर। ए बी बी सी और ए सी को आर पी और क्यू पर स्पर्श करता है। ए क्यू 3.5 है, पी सी कितना 4.5 है, बी आर 7 है। ए बी सी का परिमाप आपसे पूछा गया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का होता है तीनों भुजाओं का एक, ए प्लस बी प्लस सी होता है ये। अब इसका मैं नाम देता हूँ, ये ए बोला गया है, ये बी बोला गया है और ये सी बोला गया है। ए बी के पॉइंट आर पर, बी सी के पॉइंट पी पे और सी ए के पॉइंट क्यू पर यह स्पर्श करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्यू हमें 3.5 दे रखा है, इसके अलावा बी आर हमें दे रखा है 7 और भाई पी सी हमें दे रखा है 4.5, यही दे रखा है चीजें। अब एक चीज हमें ये बताओ कि ये और ये क्या है, टेंजेंट है।
टेंजेंट है तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से टेंजेंट हमें खींचा जा रहा है ना। इस पॉइंट से एक टेंजेंट इधर खींचा जा रहा है, एक स्पर्श रेखा इधर खींची जा रही है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, हम तो ये जानते हैं। तो ये भी 4.5 होगा। उसी तरीके से 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। ये 7 है तो भाई ये भी 7 होगा। अब आप यहाँ से देखो, a प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10.5। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 7 4 11 11.5। और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 3 7 1 8। अब यहां से देखिए 11 और 10 21 और 8 29 और यहाँ पर 1 यानी कितना हो गया आपका 30। तो पेरीमीटर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर देखने के बाद, हम तो जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू dt होता है। अब d1 तो दे रखा है, d2 नहीं दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जो समचतुर्भुज होता है ना उनका एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 4a स्क्वायर इक्वल्स टू d1 के स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इस जो रिलेशन है ना इस पर भर भर के क्वेश्चन मेंसुरेशन में पूछे गए हैं, चाहे सीपीओ एग्जाम हो सीजीएल एग्जाम हो, ठीक है, इन दोनों में। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 4a स्क्वायर, तो एक भुजा तो हमें दे रखे है ना 13, 4 इंटू 169 कर सकते हैं। और d1 के स्क्वायर यानी कि एक विकर्ण आपका 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में d2 के स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौका 36 और ये 6 चौका 24 और 3 कितना होता है 9 और ये हो जाएगा 4 और 9 चौका 36 और 6 चौका 24 3 27 सॉरी 3 होगा ना 27 7 होगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 676 बराबर ये 100 प्लस d2 का स्क्वायर। अब देखो 100 की गिराएंगे तो माइनस हो जाएगा 576 बराबर d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से d2 कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं इसका रूट लूंगा यहाँ से तो d2 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तब यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं ना आसानी से, क्योंकि एरिया इक्वल्स टू मैंने आपको बोल रखा है कि 1 में d1 इंटू dt होता है। तो 1 में d1 कितना था आपका 10 था और d2 कितना है आपका 24 निकल कर आया। तो यहाँ से कर सकते हैं, इसमें काटेंगे तो 12 बार में जाएगा और 12 गुना 10 120 होता है। तो जो इसका एरिया है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। पूरे क्वेश्चन में बस आपको ये प्रॉपर्टी याद है ना, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो भाई दिक्कत होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि P और PB जो है केंद्र O वाले वृत्त के बाहर P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं यानी कि दो टेंजेंट है। ये P है और ये आपका A है और ये आपका B है। ओके, मैंने फिगर पहले से बना के रखा है। ये सेंटर आपका O है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि A और B वृत्त के बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि A P B हमें ये एंगल कितना दे रखा है 128 डिग्री। और हमें पूछा गया कि इस एंगल का वैल्यू आपसे बताइए। दो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है भाई। प्रॉपर्टी क्या करती है कि यहाँ पर अगर या इस वाले एंगल को निकालना है तो यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 थीटा इक्वल्स टू अगर इसको थीटा माने तो ये होता है थीटा। ओके, तो यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। या फिर यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है 2 थीटा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से हमें दे रखा है 2 थीटा निकालना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ ये होता है सिंपल आपका 2 थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा की वैल्यू कितनी है 128 डिग्री है। तो यहाँ से थीटा हमें निकल कर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 64 डिग्री। ओके, ये कितना जाएगा आपका 64 डिग्री AOB। तो 64 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। बाकी यही प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ध्यान में रखोगे कि अगर हमें थीटा निकालना है ना, ये वैल्यू निकालना है, ये जो अगर थीटा है इसको अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये हमेशा 2 थीटा के बराबर होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, आप इसको ऐसे समझना कि अगर ये वैल्यू थीटा है, सेंटर में जो एंगल बन रहा है अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है 2 थीटा के इक्वल में होती है। यानी हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा के बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स इसको लिख दिया, पर आप यहाँ पर समझना कि अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये 2 थीटा के बराबर है। ओके, तो अगर ये 28 है तो इसका जस्ट आधा होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 64 डिग्री। ऐसा मत करना है कि यहाँ पर 128 को 180 से माइनस करना है। ये सिर्फ साइक्लिक क्वालिटेटिव में होता है कि हमने सामने के बजाय 180 के इक्वल होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC कुछ इस तरीके से है कि D जो है
बी डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर और बी सी एक बिंदु है ई पर इस प्रकार की एंगल ई 80 एक्स डिग्री है, एंगल ए 46 डिग्री और एंगल बी 60 डिग्री है। तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। फिगर तो बनाना पड़ेगा हमें। हमें बोला क्या गया है कि आपके सामने एक ये ट्रायंगल है और इसमें मैं इसका नाम पहले दे देता हूँ, ए बी और सी। बी डी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है, यानी यहां से ये भाई ऐसे बोला गया है कुछ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर यानी कि ये कितने का है, 90 का है, आप हमेशा याद रखना। उसके बाद बोला गया है कि आपको बी सी जो है ई पर एक इस प्रकार बिंदु है कि ये एंगल ई हमें x डिग्री बोल रहा है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से कोई एंगल खींच दूं यहाँ से ऐसे ऐसे और ये वैल्यू हमें x डिग्री दे रखा है और क्या दे रखा है ए हमें ई ए सी, यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है कितना 46 डिग्री। एंगल बी ई बी डी ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो भाई हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब यहाँ से एक चीज आप हमें ये बताओ कि अगर ये 60 है ये 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 है, तो आप हमें बताओ कि 60 90 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 30 डिग्री। और हमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्वेश्चन आसान हो गया ना। अब देखो ये ट्रायंगल ए ई सी में देखो, ए ई सी में देखो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, ये क्या है त्रिभुज का इंटीरियर एंगल है, और x क्या है इस त्रिभुज के लिए ए ई सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम, यानी कि इस साइड का अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो 40 और 30 कितना होता है 76, यानी कि x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 76। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 डिग्री। काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 76 है, ये एंगल और ये एंगल 76 है, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 104 डिग्री का। तो 104 में से माइनस कर दो भाई, क्योंकि ये लाइन पर जो एंगल बनता है पूरा का पूरा 180 का बनता है, तो पूरा का पूरा 180 का बना होगा ना, तो 180 माइनस 4 करोगे तो ऐसे 76 आ जाएगा। तो ये चीज करने की जरूरत भी नहीं थी ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 डिग्री। ये क्वेश्चन बोला गया है कि एबीसी का एंगल बी और सी के सम द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, बीओसी हमें 142 डिग्री दे रखा है, तो ए की वैल्यू आपसे बोला गया है। तो इंटरनल बाइसेक्टर है। मैं यहाँ पर एक बार फिगर नहीं ना भी बनाऊँ तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, पर मैं बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ये ट्रायंगल बोला गया है ना, इनका इंटरनल बाइसेक्टर ये रहा एंगल बी और एंगल सी का। इस तरीके से बोला गया है कि ये और ये दोनों किस पे ओ पर आकर बाइसेक्ट करते हैं, और ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है और इसकी वैल्यू 142 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा रहता है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 90 प्लस में थीटा बाई 2, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू 142 तो दे रखा है हमने ना। तो ये दो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 180 प्लस में थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4 8 2। अब 180 यहाँ से माइनस करो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। तो फिगर ना भी बनाते तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, क्योंकि सर ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर चुके हैं। तो अभी तो आइडिया हो गया होगा ना, फिगर ना भी बनाओ तो भी हमें बीओसी बोला गया था, यानी कि इसका इंटरनल होगा। अगर हमें इसके बाहर बोला रहता है तो इसका बाहर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहता है कि इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, इसकी लंबाई के 2/3 है। तो हमें बोला गया कि b इक्वल्स टू एल का कितना है 2/3 इंटू एल। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए और l की वैल्यू 3 आनी चाहिए, क्योंकि बोला गया ना इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की 2/3 है। तो लंबाई का हम 2/3 निकालेंगे तो भी 2 आएगा ना, लेकिन लंबाई कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसको मैं मिटाकर अच्छे से लिख देता हूँ कि हमें लंबाई 3 यूनिट है और यहाँ पर चौड़ाई जो है 2 यूनिट हमें दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से एक चीज ये बताओ कि अगर वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप सेम है, हम यहाँ से कर सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भाई 40 होना चाहिए। अब इसको आप x एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको समझ में आए। अब 2 तो यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर 3 और 2 कितना है आपका 5x। हम यहाँ से कर सकते हैं कि 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर 2 यहाँ से डिवाइड में करेंगे तो 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4।
अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो लेंथ आपका निकल कर आ जाएगा कितना, आपका 12, और ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका 8। अब चूंकि जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया जाएगा कितना, 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कहा गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है, सेक्टर खींचा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर, जो सेक्टर से कवर्ड हुआ है उसको छोड़कर बाकी का एरिया आपसे पूछा गया है। तो 10, 24, 26 को आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि भाई ये तो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ पर। और बोला गया कि यहाँ पर शीर्ष को छूता हुआ यहाँ पर एक सेक्टर खींचा गया, यहाँ पर एक सेक्टर खींचा गया और यहाँ पर एक सेक्टर खींचा गया, ये 3 सेक्टर खींचे गए हैं इसमें। और इस सेक्टर के द्वारा खींचा गया एरिया इसको छोड़कर जो बाकी पोर्शन है ना त्रिभुज का, ये और ये, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एक चीज तो जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू ये होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, आप 10 को मानो या फिर 24 को मानो, 26 तो आपका कर्ण हो जाएगा ना, तो यह कितना आपका 10 गुना 24। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 120 जो है आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, ट्रायंगल का। अब इन सेक्टर का एरिया निकालना होगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा बटा 360 करेंगे और इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखिए थीटा कितना हो जाएगा, देखो त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 जगह सेक्टर हमें खींचा गया, तो हो जाएगा कितना आपका 180 बटे 360। पाई की वैल्यू इन्होंने बोल के रखा है कि 22 बटे 7 ही आपको लेना है, और आर कितना है 4.2 का स्क्वायर, बटे में आप 10 कर सकते हो यहाँ से। तो ये तो कटेगा 2 बार में ना, 2 से कटेगा 11 बार में, और 7 से कटेगा 6 बार में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो 6 दूनी का 12, 6 चौके का 24, 1 25, और इसको 11 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाएगा 11 दूनी का 22, 11 पचे 55 और 2 57, 11 दूनी 22 और 7 29, 29.72। हमें 29.72 क्या करना पड़ेगा, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पूरा ट्रायंगल का एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है भाई, 120 है, और 120 में से हमें 29.72 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 9 बचेगा ना, 9 9 0 एक, ऐसा तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है भाई। यहाँ पर देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, 11 दूनी 22, 5 27 होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं लिख ही देता हूँ, 27.72 होगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ 27.72 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना आपका 9। तो 92.28 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, किसका, इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कहा गया है किसी बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। आयतन पूछा गया, तो हमें ये बताइए कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है वेलन का। तो इसका हमें दे रखा है ना 880, देख रहे हैं 2 गुना 22 बटे 7 गुना, और इसकी त्रिज्या 14 है, इंटू एच बराबर हमें दे रखा है कितना 880। तो भाई क्या क्या कटने, अगर मैं 11 से काटना चाहूँ तो 11 दूनी का 22, या फिर 22 से ही काट लेता है ना, 22 का 88 होता है, तो 40 हो जाएगा। और 2 से मैं इसको काटना चाहूँ तो हो जाएगा कितना आपका 20। अगर मैं 7 2 7 14, 2 5 20, और 7 से 7 कट जाएगा, 2 7 2 10 20 होता है भाई। तो एज की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से हमें बोला गया कि इसका भाई आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22 बटे 7 इंटू आर कितना है आपका 14 है, और ये हाइट कितनी है आपकी 10 है, तो 7 गुना 2 हो जाएगा ये। तो भाई 22 दूनी का 44, और ये हो जाएगा कितना 440,
14, तो 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 कोसेक स्क्वायर 57 और टेन स्क्वायर 33, और यहाँ पर ये दिया गया और ये हमें वैल्यू y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो एक चीज़ तो आप सभी जानते होगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं टेन स्क्वायर 33 को कोट स्क्वायर 57 लिख सकता हूँ ना यहाँ पर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये आ जाएगी 4 माइनस का, और कोस 90 क्या होता है 0। अब देखो यहाँ पर एंगल का सम कितना है आपका 90 है, 6 4 10 6 2 8 1 9। तो यहाँ पर जो एंगल का सम 90 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 इंटू वाई करेंगे y, हो जाएगा कितना आपका y अपन में 2। अब यहाँ पर देखो 4 माइनस का y इक्वल्स टू वाई अपन में 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 8 माइनस का 2y इक्वल्स टू y को एक साइड और 8 को एक साइड करेंगे तो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है और कोस थीटा 5/13 दे रखा है। तो दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी आपसे बोली गई है फुट में, आधार फुट की दूरी मीटर में आपको बोली गई है। ये भाई क्या बोल रखा है यार, ठीक है मीटर में ही बताना है। अब देखो अगर मैं ये बताऊं, अगर इस तरीके से मैं बनाना चाहूँ एक डायग्राम आपके सामने, तो ये रहा दीवार और ये रही आपकी सीढ़ी, ये रहा दीवार और ये रही आपकी सीढ़ी, और ये रहा इनके बीच का डिस्टेंस, दीवार और सीढ़ी के जो बेस है उसका। ये बोला गया है कि भाई सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी यदि दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है। दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई यानी कि ये वैल्यू हमें 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोस 5/13 यानी कोस थीटा होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, यानी कि 5 ये है ये 13 है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 12 13 का ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि ये वैल्यू 12 हो जाएगी। और इस 12 के वैल्यू हमें दे रखा है कितनी 18, और हमसे बोला गया 5 की वैल्यू बताओ। तो अगर 12 की वैल्यू 18 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 18/12 और इंटू 5, तो हो जाएगा 6 दूनी का 12 6 3 18, यानी 15/2 यानी 7.5। तो जो बेस का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7.5 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है भाई आधार, सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 7.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, जहां पर थीटा 0 और 90 के बीच में, तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो भाई एक तो तरीका है वैल्यू आप पुट कर दो। अगर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ या फिर यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल कर देखता हूँ तो क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है क्या, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस का प्लस 5 कोस थीटा और ये माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। और मैं माइनस को इधर लाता हूँ तो बराबर में ले सकता हूँ बराबर का 4। अब यहाँ से एक बार वैल्यू देख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्वाड्रेटिक के साथ हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू ऐसे वैल्यू रखो कि यहाँ पर देखो कोस क्या है स्क्वायर में नहीं है, तो कोस के ऐसे वैल्यू रखेंगे जो रूट में ना दे। तो कोस के वैल्यू 60 हम रखेंगे तो रूट में नहीं आएगा, तो साइन 60 होता है 2 × 3/4 प्लस में हो जाएगा 5/2, 5 3 8/2 यानी कि 4। वो भाई सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर क्वाड्रेटिक के साथ हमें जाना पड़ता। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 60 डिग्री रखनी है। अब यहाँ से आपका वैल्यू क्वेश्चन जो है सेकेंडों में सोल्व हो गया। कोस 60 होता है 1/2 और टेन 60 होता है √3, तो हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा 1 + 2√3/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर स्थित है। मॉल सड़क से मॉल के शीर्ष के इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ है जो मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि में पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और यह इस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मॉल की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, अभी मैं इसको
क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी है और ये आपका मॉल है। मॉल ये टॉलेस्ट है। मॉल आदमी जहाँ पर खड़ा है वहाँ से और मॉल की बीच का जो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? ये इन्होंने दे रखा है कितना, 1425 मीटर। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में के डिस्टेंस में एक पेड़ है। पेड़ आप इसको मान सकते हो। ये पेड़ जो है 30 मीटर है ना, 30 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। व्यक्ति और पेड़ के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। हमसे बोला गया है कि आप मॉल की हाइट हमें बताइए, ये हाइट बताइए। तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो बात हमारा बन जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर tan थीटा की बात करें तो ये होता है कि आपका परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर आपका 10 है, बेस आपका 30 है, तो हो जाएगा कितना आपका 1/3 जी होगा ना। परपेंडिकुलर अपन में बेस 1/3 होगा। ओके, हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan थीटा कितना आएगा आपका 1/3 आ गया, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। ओके, अब यहाँ से बड़े वाला ट्रायंगल में आप देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 1/3 है, यानी कि ये आपका कितना है, ये आपका परपेंडिकुलर है और पूरे का पूरे बेस की वैल्यू 3 है और इस 3 के वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 1425। 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1425 दे रखा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 5 15, तो 475 मीटर। हमें निकालना किसका था, 1 की वैल्यू निकालना था, तो 475 मीटर जो है मॉल की ऊंचाई आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक पाई चार्ट आपके सामने दिया गया है जहां पर अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम दर्शाया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 2015 में वेनिला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 थी, तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री आपसे बोला गया है। तो वेनिला फ्लेवर की बिक्री कितनी थी, 16.5%, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 38300। हम यहाँ से कर सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3300 बटे में ये आएगी 1% की। हमें निकालना है चॉकलेट फ्लेवर की, तो चॉकलेट फ्लेवर कितनी है 25.8, तो हम इसमें 25.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ भाई, देखो अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3300 बटे में 165 इंटू 10 और इंटू 25.8 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसको मिटाकर, क्योंकि बड़े बड़े में रहेगा। 3300 गुना 10 गुना 25.8 अपन में 165 और इंटू ये 10, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हमें हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं इसको 5 से कटना चाहूँ, ओके, अगर इसको 5 से कटना चाहूँ तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, और ये भी कट जाएगा। 5 6 का 30, 5 6 का 30, 33 से भाई कट जाएगा 200 बार में। तो 8 दूनी का 16, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4 1 5। तो जो चॉकलेट फ्लेवर था उसका बिक्री कितना था, 5160, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2005 में यदि अन्य वर्ग में 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है और एक सर्वे में पाया गया है कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 1570 है, तो सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया। ठीक है, देखो अदर में कितने हैं, 15.7%, और 15.7% में से 10%, 15.7% का अगर हम 10% निकालें तो ये क्या आएगा, 1.57% नहीं आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, कितना आएगा आपका 1.57%। अब इतना तो यार कर लो, आप करोगे तो यही आएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 157 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। हमें बोला गया कि टोटल कितने लोग थे, टोटल 100% लोग थे, यानी कि 1000 पे 2 जीरो और यहाँ पर ला दो, तो इतने लोगों ने सर्वे में भाग लिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक बार ग्राफ में किस वर्ष विद्यालय ए और बी के विद्यार्थियों की संयोजित योगफल न्यूनतम है।
तो यहाँ पर तो आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो भाई। देखो ऑप्शन में 2012 दे रखा है, 12 में कितना है, 9 5 14 है, 2010 है, 6 5 11 है, तो अभी तक तो 2010 आंसर होना चाहिए। 2013 में देख लेते हैं, 7 और 4 11, और यहाँ पर भी है ना 12 साढ़े 12 से 30 आ रहा है यहाँ पर, तो भाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपसे सबसे छोटा यही है। 11 की बात करते हैं यहाँ पर, देखो 7 7 14, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे न्यूनतम वैल्यू यही दे रहा है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक बार ग्राफ आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, जिनमें विद्यालय में विद्यार्थियों की समेकित संख्या जो है 9 11 13 में, और बी में 8 12 13 में, विद्यालय बी में समेकित छात्रों की संख्या का अनुपात हमसे ज्ञात करना है। अगर मैं ए की बात करूं, 2009 में कितने हैं भाई, 800। इसके बाद बोला गया 11 में कितना है, 700। इसके बाद 13 में बात करूं तो 750। तो एक टोटल कितने हो जाएंगे, 8 7 15 15 7 2250। अगर मैं यहाँ से बी की बात करूं, 2008 में कितने भाई, 550। 12 में कितने, 500, और 13 में कितने, 480। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 4 14, और 14 1 1530, 1530 हो जाएंगे। इन्हीं का रेशियो हमसे बोला गया है। ये कितना है आपका, 2250 है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं किससे काटूं, 9 से काटता हूं, तो 9 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 9 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। तो 25:17 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का एवरेज का अनुपात आपसे पूछा गया है। निकाल लेते। ए में कितने हैं भाई, 640। यहाँ पर कितना है, 800। यहाँ पर कितना है, 500। 640 800 500 700 900, और ये 750। वे कितने हो जाएंगे, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35, 35 और 7 कितना होता है भाई, 42। अब यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 40 है, तो 50 40 90 यानी कि 4290 आ गया। और बटे में कितना करना है हमें, 1 2 3 4 5 6। 6 से काटेंगे, 6 7 42, 6 कम 6 और 6 5 30, 715 आया। यानी कि यहाँ पर एवरेज कितना है, 715। उसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूँ, यहाँ से बी की बात करूँ तो हो जाएगा 550 500, ये हो जाएगा कितना आपका, ये ओहो 550 के बाद 820 है, 550 820, और ये यहाँ पर कितना है 600, और यहाँ पर है 750, और ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 480। तो 8 5 13 13 6 19 19 और 7 26 26 और 5 कितना होता है, 31, और 4 35। तो 3500 तो ऐसे हो गया भाई। अब यहाँ पर 50 और 50 6 35 और एक कितना हो गया, 3600। इसके बाद कितना था आपका, 80 यहाँ पर था और यहाँ पर 20, तो 80 20 100 यानी कि 3700 ये हो गया। 3700 बटे में हमें कितना करना होगा, यही है ना, अब तो कोई नहीं है। 3700 बटे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 30 हो गया, 6 6 36, 10 आया, 6 कम 6 भाई, कहीं तो कुछ परेशानी हो रही है क्योंकि ये कट नहीं रहा है पूरा। अगर कट नहीं रहा है तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इनका एवरेज हमें आया 715, ये हो जाएगा 3600 बटे में 6, तो 715 गुना 6 बराबर 3600, यही आया था, 3700 आया था, सॉरी 3700। अगर मैं 5 से कटना चाहूँ तो 5 से कम 5, और ये हो जाएगा कितना आपका 2, और 5 का भी बचती है 15। अगर मैं इसको काटूँ तो 5 7 35,
5 20, 740। और अगर मैं इसको काटना चाहूँ 2 से तो 2 3 6, और ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 3 6, 2 7 14, 370। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 4 3 12 3 1 4, 429 370 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन एक आ गया भाई कि 150 और 155 के बीच ऊंचाई छात्रों की संख्या 175 और 180 के बीच छात्रों के ऊंचाई की संख्या के बीच का अंतर। 150 और 155 के बीच कितना है, 15 है। 175 और 80 के बीच कितना है, 6। तो 15 माइनस 6 करें कितना हो जाएगा आपका, 9। तो 9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन एक आ गया है कि उन छात्रों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है जिनका ऊंचाई 160 170 के बीच में है। तो 160 और 170 के बीच में 24 स्टूडेंट है, और टोटल कितने हैं, 5 3 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है आपका, 14 और 6 20, 1 2 3 4 5 और 2 7। तो 240 को 7 से हमें डिवाइड करना है, तो 70 का 21 हो जाएगा, 3 0 7 का 28, 34%। ठीक है, तो कितने आपका 34% है, क्योंकि हमें निकटतम पूर्णांक तक पूछा था। ऑप्शन में देखो पॉइंट तो है ही नहीं, तो 34%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन एक आ गया है कि वर्ग अंतराल 170 से 75 की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 165 से 70 वाले ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 170 और 75 के बीच में कितने हैं भाई, 12 है। और 65 और 70 के बीच में कितना है, 65। 65 और 70 के बीच में 14 है। तो कितना कम है, 2 कम है। किस पर कम है भाई, किस पर कम है, 14 पर इंटू 100। तो 2 7 14 हो जाएगा, और 14 7 98, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 14.3%, ऑप्शन नंबर सी।